हाय एवरीवन, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं सीटेट के साइंस पेडागोगी की वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अगर देखिएगा तो सीडीपी के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, साइंस के कंसेप्चुअल भी अपलोडेड हैं और ये साइंस का पेडागोगी का है, ताकि जो गणित के हों या विज्ञान के हों या सामाजिक विज्ञान के हों, सभी वीडियोज़ आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएँ। और हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि दिसंबर 2021 जनवरी 2022 के जो पेपर थे उनके माध्यम से कम समय में रिवाइज कर रहे हैं, ताकि उन छात्रों को जिनको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, फाउंडेशन तो करने का समय नहीं होगा उनके लिए, और वैसे भी छात्र जो चाहते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर हम पढ़े कम समय में, तो उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, उनके आंसर देखेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं जितना वर्बल तरीके से आपको समझा सकूँ समझा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सीडीपी के और साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे। ये है साइंस का पेडागोगी पेपर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस द मोस्ट विद द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। इसको मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि उतना क्लियर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। एक्चुअली ये पीडीएफ ही उतना क्लियर नहीं है जो सीटेट के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस द मोस्ट विद द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है? पहला है स्टूडेंट्स कैरिंग आउट द एक्टिविटीज एज प्रिस्क्राइब इन टेक्स्ट बुक। दूसरा है स्टूडेंट्स सिटिंग इन ग्रुप्स एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टुगेदर। ऑप्शन 3 है टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थ्रू टॉयज। ऑप्शन 4 है टीचर असाइनिंग इनोवेटिव एक्टिविटीज एज होमवर्क टू अ स्टूडेंट। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा, देखिए, जहाँ भी इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच आएगा ना, तो उसका सबसे बढ़िया है कि स्टूडेंट सिटिंग इन ग्रुप एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टुगेदर। ठीक है, आपको मेन कीवर्ड पकड़ना है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, जहाँ स्टूडेंट समूह में बैठे और किसी मुद्दे के बारे में इन्वेस्टिगेट करे और क्वेश्चन एराइज करे। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर समझ गया ना? इसका आंसर है ऑप्शन 2 कि छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं, यही आपका इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 82, टीचर टेक्स हर क्लास 6 स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ जिसमें आप हिंदी भी पढ़ सकें और इंग्लिश भी पढ़ सकें, और पॉज करके आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। टीचर टेक्स हर क्लास 6 स्टूडेंट टू नियर बाय गार्डन एंड आस्क। एक शिक्षक हैं जो अपने क्लास 6 के स्टूडेंट को अपने स्कूल के पास के ही गार्डन के पास ले जाते हैं और पूछते हैं देम टू लुक एट वेरियस प्लांट, और कहते हैं कि आप जितने भी प्लांट्स उनको देखिए, एंड फिल द फॉलोइंग टेबल बाय टिकिंग इन अप्रोप्रिएट कॉलम। जो टेबल नीचे आप देख रहे हैं ना, इसमें जो भी कॉलम है उसको भरिए। जैसे प्लांट नेम है, पहला तुलसी है, दूसरा कोई हो सकता है, तीसरा कोई हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे जाएंगे गार्डन में और हाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सी प्लांट उनसे हाइट में छोटी है, कौन उनके बराबर है, कौन बड़े हैं। ठीक है, फिर स्टेम देखेंगे कि कौन ग्रीन है, कौन टेंडर है, कौन थिक है, कौन हार्ड है। ऐसा क्यों देखेंगे? क्योंकि 6 to 8 अगर पेपर 2 के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीईआरटी में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जानकारी वो, ताकि वो खुद बच्चे जान जाए कि किसको हर्ब्स कहेंगे, किसको श्रब्स कहेंगे, किसको प्लांट्स कहेंगे। तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो ये एक्सपेरिमेंट उसी पर्पस के लिए किया गया है। आप भी टीचर बनिएगा तो समझाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? किताब में दिखा देंगे कि देखो बच्चों ये श्रब्स है, ये हर्ब्स है, ये प्लांट्स है। नहीं, वो खुद जाकर अन्वेषण करेंगे, गार्डन में घूमेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाँ हाँ ये छोटा है, इसका स्टेम बहुत पतला है, तब ना बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो फिर पूछ रहा है ये टेबल देखने के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल वुड दिस एक्टिविटी रिक्वायर। इसमें कौन सी एक्टिविटी रिक्वायर होगी? पहला ऑब्जर्विंग, बी हाइपोथेसिसिंग, सी क्लासीफाइंग। तो उनको तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सा पौधा है, उसके बाद ना उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये छोटा है, ये मेरे हाइट के बराबर है, ये हाइट से बड़ा है, इसके स्टेम बहुत टेंडर हैं, इसका स्टेम ग्रीन है, इसका थिक है, इसका हार्ड है।
तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, आप ही खुद ही बताइए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 ए एंड सी। ठीक है, अवलोकन, परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना। तो इसमें परिकल्पना करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सा बात है, गार्डन में गए हैं, अवलोकन करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। इस तरह से आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। जिस कैंडिडेट को जिस माध्यम में समझ में आता है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को देखें और उसके बाद सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द इक्विटेबल यूज ऑफ आईसीटी इन साइंस पेडागोगी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या टूल्स बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल। ऑप्शंस है encouraging the use of free and open source software for creating digital teaching environment like the virtual lab. Option 2 है ensuring the availability of appropriate multimedia software in English and other Indian languages. Option 3 है encouraging teacher to be user rather than developer of technology. Option 4 है ensuring digital access for all sections of society. मतलब निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षण में आईसीटी के सामयिक या न्याय संगत इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता। अब देखिए मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ ध्यान से, क्या न्याय संगत नहीं है। पहला, आभासी प्रयोगशालाओं जैसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरणों के सृजन के लिए निःशुल्क व मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं आपको बता दूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पब्लिक डोमेन में होता है और जिसको आप अपने हिसाब से उसमें कुछ ऐड करके या सेपरेट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स में होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल लैब्स, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ensuring the availability of appropriate multimedia software in English and other Indian languages। आजकल स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट है, तो जो भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है पहले जनरली इंग्लिश में ही आता था, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे सॉफ्टवेयर रीजनल लैंग्वेज में भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन 2 भी सही है, आईसीटी का न्याय संगत इस्तेमाल ही है ये। ऑप्शन 3 के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि टीचर को ही अगर आप लिमिट कर दीजिएगा कि आप निर्माणकर्ता मत बनिए, आप प्रयोगकर्ता बनिए, आप डेवलपर मत बनिए, आप यूज़र बनिए, तो बताइए वो छात्र को भी तो लिमिटेशन कर दिए एक तरह से। टीचर को अगर हमने लिमिट कर दिया कि आप इसके डेवलपर बनने की कोशिश मत कीजिए, यूज़र हैं यूज़र ही रहिए, तो क्या वो छात्रों को कभी डेवलपर बना पाएंगे वो टीचर? नहीं ना। अगर उनको खुद यूज़र से डेवलपर बना देंगे तो अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकेंगे। जैसे सपोज़ आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको कोई स्मार्ट क्लासेस में जनरली क्या होता है, कोई आपको वीडियो मिल गया आपको सीडी में, उसको आपने चला दिया और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि वो वीडियो आप खुद बना ले, खुद आप एनिमेशन कर ले, अपने हिसाब से उसमें चीज़ें डाल ले, तो वो तो वही कर सकता है ना जो डेवलप कर पाएगा, केवल यूज़र थोड़ी कर सकता है। ठीक है, चौथा है समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, आईसीटी के न्याय संगत इस्तेमाल के साथ क्या मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन 3 मेल नहीं खाता है कि टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता के अर्थ की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसमें कीवर्ड क्या है, सिर्फ वैलिडिटी नहीं है, इसमें है प्रोसेस वैलिडिटी। ठीक है, यानी प्रोसेस की भी बात कर रहा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, छात्रों को उन तरीकों में संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सृजित होती है, यानी ऑप्शन 1। मैं हर बार जब वीडियो बनाता हूं तो उसमें अक्सर बोलता हूं कि आपको आंसर वही है मारना है जिसमें छात्र केंद्र में हो, ना कि शिक्षक केंद्र में हो। तो और छात्र की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, छात्र की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इन सब शब्दों को पकड़ लेना है, ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। बाकी 2, 3, 4 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीमेंट विथ आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है? पहला है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध करना चाहिए। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं से कम मार्क्स लाए हैं तक क्रमबद्ध कर देंगे। छात्रों में हीन भावना किसी भी कीमत पर नहीं पनपनी चाहिए। और वैसे भी कोई मार्क्स किसी बच्चे को या ज़िंदगी में कोई सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को तौल नहीं सकता। ठीक है, इस सोच से बाहर आने की बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में नहीं तो किसी और क्षेत्र में होगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है। अब एक ही व्यक्ति से आप अपेक्षा कीजिए कि आप सबसे विद्वान हो जाओ, सबसे ताकतवर हो जाओ, सबसे अच्छा स्विमिंग जानो, एथलेटिक्स सबसे अच्छा बनो, डांसिंग अच्छा कर लो, सिंगिंग अच्छा कर लो, तो इसका मतलब आप इंसान नहीं, इंसान में भगवान खोज रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा होगा नहीं। और सबको सब कुछ मिल जाए ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप धरती पर स्वर्ग खोज रहे हैं। स्वर्ग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है, आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। गलत। ऑप्शन 3, आवर्त परीक्षणों के लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठक होने चाहिए। बिल्कुल सही। इसको अगर इंग्लिश में आप देखें, द पीरियोडिक टेस्ट शुड हैव बोथ अ रिटन एंड एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट। यही ऑप्शन सही है जो कि मेल खाता है। और ऑप्शन 4, ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट एनकरेजेस द हार्ट ऑफ कॉपिंग, ये समकालीन समझ से मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन 3 ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 रिगार्डिंग साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज। ठीक है, निम्न में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है? पहला, कि प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। बिल्कुल गलत। क्या 6, 7, 8 स्तर पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं? क्या होते हैं और होने भी चाहिए। तो ऑप्शन 1 तो सिरे से काट दीजिए, नेगेटिव चीज़ आपको काट देना है। दूसरा, शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों के आंकड़े एकत्रित करने में संलग्न करना चाहिए। ऑप्शन 3, विज्ञान में प्रक्रिया कौशलों पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 4, स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या होगा? एनसीएफ 2005 के रिगार्डिंग साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज में क्या होना चाहिए? सिर्फ डेटा कलेक्शन में एंगेज कीजिएगा? नहीं, वो भी गलत है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस। ठीक है, कि वो उस कौशलों को अर्जित करें जो विज्ञान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंसोनेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंस पेडागॉगी। अब आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 पूरा पढ़ना पड़ेगा। जी नहीं, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 का सार यही है कि बच्चे केंद्र में हैं, बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें बच्चों में हीन भावना है, यानी बच्चों में आपको ईश्वर को देखना है और टीचिंग में आपको लाइवलीहुड तो देखना ही है, पैशन ज़्यादा देखना है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको पेडागॉगी में 20 से मार्क्स कम कभी नहीं आएंगे। और ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो कुछ वैज्ञानिकों को रट लीजिए, जैसे वाइगॉस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग तो हो गए। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को केंद्र में रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि वही आंसर होगा जो बच्चों के लिए बेहतर है, वही अच्छा होगा जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वही अच्छा होगा जिसमें बच्चों के संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाए, भावात्मक विकास पर ध्यान दिया जाए। बाकी चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ तो इसका ऑप्शन अगर पढ़े, बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज। दूसरा है, एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट टू बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, करिकुलम टू बी रूटेड इन द लोकल टेक्स्ट, साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग टू बी एनकरेज। अब आप खुद जान गए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए कि मेल नहीं खाता है। क्या पहला ऑप्शन है, द्विभाषीय पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।
दूसरा है व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभव को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए, तो दूसरा इसका आंसर होगा जो मेल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि NEP 2020 में 6 क्लास से ही बच्चों को कोडिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग जैसी कौशल आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऑप्शन 2 की व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभवों को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए, नहीं, उसका आरंभ उच्च माध्यमिक स्तर से पहले ही हो जाना चाहिए। तो यही मेल नहीं खाएगा, बाकी सब तो मेल खाएगा ही खाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ रहा हूँ। जल्दी जल्दी पढ़ने का मतलब इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर एनालिसिस को देख रहे हैं, तो आप खुद भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मेन चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़ा जाए, ताकि कम समय में आप कम से कम सीटेट निकाल लें। खासकर उन छात्रों के लिए जिनका CDP का एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो सीटेट का एग्ज़ाम जिनका आने वाले 10 से 15 दिन में है और जल्दी से जल्दी वो करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी वीडियो का अब इंटू 2 करके देखिएगा तो शायद हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है? टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस, जरा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इसी को एक्सप्लेन करना, ये समझ गए तो आपको ऑप्शन 1 2 3 4 बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, पहला है एक शिक्षक छात्रों से उन विभिन्न तरह के पदार्थों के अनुभवों को साझा करने को कहता है जिससे वे रोजमर्रा संपर्क में आते हैं। सोचिएगा खुद, मैं तो आंसर दूंगा ही। ऑप्शन 2, थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसे परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। ऑप्शन 3, एक शिक्षक परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए आरेख बना रहा है और साथ ही उसकी विभिन्न विशेषताओं को भी उजागर कर रहा है। ऑप्शन 4, पदार्थों की प्रकृति संबंधी छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं का पता लगाने के लिए शिक्षक मुक्त सिरे के प्रश्न पूछ रहा है। इसको इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। आपको क्या लगता है, क्या हुआ? कन्फ्यूजन है ना? देखिए, टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस क्या होता है, मतलब साइंस का अस्थायी नेचर। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरी बन गई है साइंस में वो ब्रह्मा की लकीर हो गई है जिसे कोई बदला ही नहीं जा सकता। साइंस में ये माना जाता है कि कोई थ्योरी तभी तक वैलिड है जब तक कि उसको चुनौती देने के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रूफ के साथ कोई नई थ्योरी ना आ जाए। ठीक है, यही है टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। जैसे शुरू में लाइट को क्या माना गया? एज अ रे माना गया। इससे कई तरह की चीज़ों का तो आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थीं जो लाइट को रे मानते हुए नहीं, रे ऑप्टिक्स के सहारे उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तब क्या आया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट को एज अ रे भी ट्रीट कर सकते हैं। तब तो आप रिफ्लेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरीके से बतला सकते हैं और इसको पार्टिकल नेचर में भी ले सकते हैं, यानी लाइट का डुअल नेचर है। तो एक बार में तो नहीं आया था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पढ़िए, इसका सही आंसर है 2। A teacher holding a classroom discussion about the limitation of various conceptualization of structure of atom like Thomson-Plum-Mooding model और Rutherford atomic model। Thomson-Plum-Mooding model पढ़िएगा तो उसमें क्या कहा गया था? जैसे केक में जो चेरी होती है ना, उसको किस तरह से उसमें एम्बेड कर दिया जाता है, तो थॉमसन ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के बहुत बड़े समूह में, प्रोटॉन्स के बहुत बड़े समूह में, यानी पॉजिटिवली चार्ज के बहुत बड़े समूह में इलेक्ट्रॉन को उसी चेरी की तरह से एम्बेड किया जाता है। तो क्या ये मॉडल सही था? नहीं ना। बाद में आपको पता चला, रदरफोर्ड ने यह बताया कि नहीं, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल सर्कुलर में घूमता है। ठीक है, ऐसा बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड में भी अपना लिमिटेशन था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में घूमेगा पूर्णतः तो बहुत एक्सीलरेट करेगा और रेडिएट करेगा। खैर ये तो साइंस का टॉपिक है। मैं यहाँ जो कंसेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों ही मॉडल में लिमिटेशन थी, तो अपने समय में ये कुछ हद तक सही मानी गई होगी, लेकिन इसको चैलेंज करता हुआ कोई अलग थ्योरी आ गया।
तो हमने उसको माना। तो साइंस का बहुत टेंटेटिव नेचर है, ठीक है। ऐसे भी देखिए कि क्वांटम फिजिक्स का क्यों आ रहा है, क्योंकि साइंस में ऐसी कई थ्योरी हैं जो स्थूल जगत में यानी मैक्रो अगर जगह में हम बात करेंगे तो थ्योरी वैलिड मानी जाती है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म जगत में जाते हैं हम तो वही थ्योरीज जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में तो काम कर रही हैं वो पूरी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करती हैं एकदम सूक्ष्म जगत में जाने पर। वही तो क्वांटम फिजिक्स है। तो साइंस का टेंटेटिव नेचर का मतलब यही है कि कोई थ्योरी तभी तक वैलिड मानी जाती है, हमेशा के लिए ब्रह्मा की लकीर नहीं होती। यदि कोई नई थ्योरी उस चीज़ को बेहतर प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर देती है तो हम उसे मान लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा ही हम साइंस के टेंटेटिव नेचर को बेस्ट तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, ये तो हो गया, क्वेश्चन 88 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस की पेडागॉगी का ये क्वेश्चन है। कंसेप्ट का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। तो यही है सीटेट का जो थीम था कि हम ऐसे छात्रों से चाहते हैं कि वो टीचर बने जिसके अंदर पैशन हो, ठीक है। थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सोचिएगा कि फैक्ट पूछ दिया जाए कि हाँ एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इससे नहीं पता चलेगा कि आपने उस विषय की सारगर्भिता को कितने ढंग से लिया है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब तक कंसेप्ट नहीं समझिएगा, सार नहीं समझिएगा, फिर बच्चों को कैसे समझाइएगा, ठीक है। तो फॉलोइंग पैराग्राफ है, पढ़िए। इन 1929 Alexander Fleming was working on culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. ठीक है, कल्चर प्लेट क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए छोटा सा एक ट्रांसपेरेंट सा डब्बा होता है जिसमें कोई केमिकल डाला होता है, उसमें कई चीज़ों को कल्चर किया जाता है, मतलब पैदा किया जाता है, डेवलप किया जाता है। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? फूल पौधे नहीं होते हैं, वो बैक्टीरिया होता है, वो फंजाई होता है, वो वायरस होता है। फिर वो जो डिब्बा होता है ना ट्रांसपेरेंट, अब देखिए मैं तो आपको बोल करके बतला रहा हूँ, कुछ लिमिटेशन है, बोर्ड पे बताता तो शायद बेहतर तरीके से बता सकता था, लेकिन खैर जो नहीं है उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल्चर करने के लिए खास तरह के डब्बे आते हैं, लैब में आप देख लीजिएगा। तो अब कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उसमें कोई दवाई या कोई ब्लड के साथ वो कैसा रिएक्शन करता है ये सब देखा जाता है, तो उसी को कल्चर प्लेट्स बोला जाता है, ठीक है। फिर से पढ़े। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मूड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो बहुत सारे कल्चर प्लेट सजा के रखे होंगे, है ना, तो उसी में उन्होंने देखा कि लिटिल ग्रीन मूड है, ठीक है। ही नोटिस दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस मूड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जिस प्लेट में ये ग्रीन कलर का मूड आया उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, यानी वो बैक्टीरिया को पनपने से रोक दे रहा है, यानी दवाई इससे बन सकती है, समझ रहे हैं ना। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, ना सिर्फ रोक रहा है बल्कि कई बैक्टीरिया को उसने किल भी कर दिया है। फ्रॉम दिस मूड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, तो इससे पेंसिलिन बना, ठीक है। आप जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेंसिलिन के खोज से जोड़कर पढ़े हैं ना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कन्वेड इन दिस पैराग्राफ? ए, साइंस प्रोसीड्स सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टेप्स। नहीं, देखिए साइंस के एक्सपेरिमेंट तो एक खास माहौल में बार बार दोहराए जाते हैं और उसका आउटकम देखा जा रहा है। यहाँ साइंस के एक्सपेरिमेंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि साइंस सिस्टमेटिकली पहले से डिटरमाइंड स्टेप के द्वारा ही बढ़ता है क्या? नहीं, ऐसी कई खोजें हुई हैं जो एब्रप्टली हो गई हैं। दूसरा, साइंस रिक्वायर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तभी साइंस को यही चाहिए होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी ओनली बी। तो 89 का क्वेश्चन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 ये तो हो गया, अब हिंदी में क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इंग्लिश में समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, a teacher gave the example of human circulatory system to explain the concept of closed circuit to her student. She compares the heart to battery and flow of blood to flow of electric current. Which pedagogy device she is using? यानी एक शिक्षिका है,
हिंदी में देखिए, बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षक मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। जैसे आप जानते हैं कि एक सर्किट कैसे काम करता है। कोई पोटेंशियल का सोर्स होना चाहिए, जैसे बैटरी हुआ, वो चाहे आपका बटन सेल हो गया, चाहे आपका ड्राई सेल हो गया। अब बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, वो पोटेंशियल का सोर्स है। जब भी आप करंट बहाना चाहेंगे तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है और वायर के थ्रू आपके करंट दौड़ रहा है। तो इसी को समझाने के लिए वो मानव शरीर की संकल्पना देती है कि तुम ऐसे समझो कि बैटरी की जगह दिल है, और दिल क्या करता है, खून को पंप करता है। तो बैटरी क्या कर रहा है, करंट पंप कर रहा है, तो खून आपका करंट हो गया। तो इस तरह का एनालॉजी दे रही है। तो ये क्या चीज़ है, विच पेडागोगिक डिवाइस इज सी इज यूजिंग। आर्ग्यूमेंटेशन दे रही है, एनालॉजी दे रही है। देखिए मैंने तो बोलते बोलते ही बोल दिया कि एनालॉजी दे रही है, ठीक है। रियल आर्टिफैक्ट दे रही है, ओपन एंडिंग क्वेश्चन दे रही है। तो इसका तुल्य रूपता, तुलना कर रही है एक तरह से कि देखिए जैसा ये होता है वैसा ये होता है। तो जहाँ ऐसा चीज़ आए ना, उसको एनालॉजी मार देते हैं। तो देखिए आपका साइंस का एक शिफ्ट का सभी क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इससे पहले भी इस पर्टिकुलर सेट के साइंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ। 10-10 क्वेश्चन के साथ मैं रोज आ रहा हूँ, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, या फिर आपको सीडीपी के क्वेश्चंस हो। इंग्लिश भी जल्दी ही करवाई जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।